प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल व्यवस्था अर्थात अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के ऊपर भी किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसी के साथ में स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से भी अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से संबंधित प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ वीडियो बनाने का लक्ष्य केवल एक ही है कि मैं राजनीति विज्ञान विषय के संदर्भ में जितना भी पाठ्यक्रम सिलेबस है, चाहे कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, BA MA अर्थात स्नातक स्नातकोत्तर स्तर की बात हो, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों, आप गंभीरता से, गहराई से अंतः स्थल तक जाकर समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं प्रत्येक बात को गंभीरता से, गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि आप किसी भी टॉपिक को समझ रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई उसके बारे में आप प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखिएगा, फिर मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल की जानकारी है, उनका ये परम दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल के बारे में अवगत कराएं, जिससे कि वो विद्यार्थी भी इधर उधर ना भटके, उन्हें एक ही चैनल पर संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो उपलब्ध हो सके। थैंक यू वेरी मच। अमेरिका में राजनीतिक दल व्यवस्था अर्थात अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम 3 बातें ले रहे हैं। अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की विशेषताएं, अमेरिका के राजनीतिक दलों के कार्य या भूमिका, और अमेरिका की जो राजनीतिक दल व्यवस्था है उसकी आलोचना। मीन्स आज की वीडियो में हम अमेरिका के जो राजनीतिक दल हैं उनके संदर्भ में 3 बातें ले रहे हैं। उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या कार्य या भूमिकाएं हैं, और उनकी क्या आलोचना की जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका की राजनीतिक दल व्यवस्था को हम समझें इससे पहले मैं आधार भूमि के रूप में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहता हूं, जिसके आधार पर आप पूरी दुनिया में किसी भी देश के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को आसानी से समझ सकते हैं। भाई, वैसे तो पार्टी सिस्टम को समझने के लिए मूलतः 2 उपागम दिए जाते हैं। एक व्यवस्था उपागम है, दूसरा संरचनात्मक व कार्यात्मक उपागम है। इन दोनों के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। नंबर 1 बात ये होगी। दूसरी बात क्या है कि किसी भी देश के पार्टी सिस्टम को यदि आप समझ रहे हैं, राजनीतिक दल व्यवस्था को समझ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को समझ रहे हैं, तो भाई सबसे पहले तो ये देखिएगा कि वास्तव में पार्टी सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। या तो किसी देश के राजनीतिक व्यवस्था में एक दल होगा, 2 दल होंगे या अनेकों दल होंगे। जैसे एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है वर्तमान में चीन। चीन में एक ही दल है, साम्यवादी दल। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन द्विदलीय व्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है।
तो कहने का भावार्थ ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि वहाँ एक दलीय व्यवस्था है, दो दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। तो अमेरिका में क्या है? द्विदलीय व्यवस्था है, दो दल है वहाँ पर। दो दल का मतलब ये नहीं है कि वहाँ केवल दो ही दल होंगे और दल नहीं, दल और भी हैं, लेकिन वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र में प्रतियोगी दल केवल दो ही हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दल, दो ही दल हैं। मतलब द्विदलीय व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें दो से अधिक दल तो हो सकते हैं, मगर राजनीतिक दृष्टि से प्रतियोगी दल केवल दो ही होते हैं, जिनमें एक दल सत्ता में होता है, दूसरा विपक्ष में बैठता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगली बात, दो बातें होगी, तीसरी बात क्या है समझने के लिए भाई? फिर आप ये देखें कि जिस देश की पार्टी सिस्टम को आप समझना चाह रहे हैं, या हम अमेरिका को समझा रहे हैं, तो वहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। इन दोनों प्रणालियों पर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधार क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। मतलब वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण का मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों की संविधान में अनुच्छेद 1, 2 और 3 में, अर्थात अनुच्छेद 1 में अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 में व्यवस्थापिका का जिक्र है, अनुच्छेद 2 में कार्यपालिका का, अनुच्छेद 3 में न्यायपालिका का जिक्र है। स्पष्ट रूप में सरकार के तीनों ही अंगों की जो भर्ती है, सदस्यों की जो भर्ती का तरीका है, कार्यकाल है, शक्तियां हैं, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। समझ रहे हैं या नहीं? तो कहने का भावार्थ ये है कि वहाँ शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है और इसके आधार पर वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मीन्स अमेरिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक हैं, इन दोनों का कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति, व्यवस्थापिका मतलब कांग्रेस, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। तो मीन्स दोनों का कार्यकाल निश्चित होता है। संस्थात्मक शासन प्रणाली की तरह कार्यकाल अनिश्चित नहीं होता है। तो वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस लिहाज से भी आपको वहाँ दल व्यवस्था को समझना है। क्यों? क्योंकि वहाँ जब शक्ति पृथक्करण है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक हैं, और यदि व्यवहार में भी सरकार के दोनों अंग हठधर्मिता को अपना लेते हैं, तो फिर वहाँ राज्य व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान समय में पार्टी सिस्टम के द्वारा अमेरिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध स्थापित कर दिया गया है। ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कितनी अच्छी बात है। इसका मतलब यदि पार्टी सिस्टम नहीं होता अमेरिका में, तो फिर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका हठधर्मिता पर उतारू हो जाते, तो राज्य व्यवस्था का संचालन नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, वह राजनीतिक दल व्यवस्थाओं के कारण धीरे धीरे कमजोर या फीका पड़ता जा रहा है। ऐसे ये सब बातें मैंने अलग से आपको शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में समझा दी है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। मैं एक एक पॉइंट्स, बिंदु के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि अलग से वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ एक एक के ऊपर, इसलिए कि आप संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को ठीक से समझें। मेरा मूल लक्ष्य यही है और मेरा जीवन मेरे विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। इससे ज़्यादा हम क्या प्रेम करें अपने विद्यार्थियों से। ध्यान दें। अब हम समझेंगे, इधर आइए, मैंने यहाँ लिख दिया है शक्ति पृथक्करण, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। हालांकि संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट नहीं कहा है वहाँ कि भाई हम शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपना रहे हैं, परंतु वहाँ संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है और इसके आधार पर वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से पृथक हैं। इसी के साथ में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है। ठीक है। अब ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे आगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमें तो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को समझना है। अब मैंने यहाँ लिखा है संविधान व्यवहारिक। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका में जो दल व्यवस्था है उसके कारण अमेरिका का संविधान व्यवहारिक बना है। क्यों बना है व्यवहारिक? वास्तव में तो संविधान में कहीं पर भी दलों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन दल व्यवस्था के बारे में संविधान निर्माताओं ने कोई निषेध भी नहीं किया है।
ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आप सबसे पहले डायग्राम बनाइएगा, इसके आधार पर ये सारी बातें समझ में आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले एक विद्वान है सिडनी डी बैली, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है वाक्यांश। क्या कह रहे हैं कि अमेरिकन राजनीतिक दल विभिन्न स्वार्थ व रुचि वाले समूहों का संयोग है। क्या? अमेरिकन राजनीतिक दल विभिन्न स्वार्थ व रुचि वाले समूहों का संयोग है। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राजनीतिक दल है ना, दो दल हैं, इन दोनों दलों में वास्तव में विचारधारा के आधार पर कोई अंतर नहीं है, सिद्धांतों के आधार पर कोई अंतर नहीं है। अगला वाक्यांश है एमर्सन, ये भी एग्जाम पूछ लिया जाता है। क्या कह रही है कि राजनीतिक दल परिस्थितियों से प्रभावित हैं, राजनीतिक दल परिस्थितियों से प्रभावित हैं, सिद्धांतों से प्रतिबद्ध नहीं हैं। ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका के राजनीतिक दल वास्तव में परिस्थितियों से तो प्रभावित हैं, लेकिन सिद्धांतों से प्रतिबद्ध दल नहीं है, ये किसी भी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं हैं। इसीलिए वास्तव में कह दिया जाता है, जैसा कि आगे चलकर मैंने यहाँ लिखा भी है, फाइनर कह रहे हैं कि अमेरिका में केवल एक दल है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक दल। मतलब एक दल कह रहे हैं कि एक ही दल है वहाँ, हालांकि दल दो हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जो दल हैं, दो दल हैं अमेरिका में, इन दोनों दलों की विचारधारा सिद्धांत में कोई अंतर ही नहीं है। और वास्तविक रूप में इस आधार पर ही राजनीतिक सिद्धांत में एक सिद्धांत दिया गया है, क्या? विचारधारा के अंत का सिद्धांत। ये मान लिया गया कि आज दुनिया में विचारधाराओं का कोई झगड़ा नहीं है। वास्तव में झगड़ा तो ये कि तकनीकी रूप में प्रगति की जानी चाहिए। सब देशों का लक्ष्य है कि तकनीकी रूप में, आर्थिक रूप में विकास किया जाए, प्रगति की जाए, जबकि विचारधाराओं का कोई संघर्ष नहीं है। इसी आधार पर विचारधारा के अंत का सिद्धांत दे दिया गया है। विचारधारा के अंत के सिद्धांत के ऊपर अलग से मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जब मैं पॉलिटिकल थ्योरी समझा रहूँगा और राजनीतिक सिद्धांत समझाऊँगा, उस समय ये बात हम लेंगे। अच्छा, इसके बाद में हम इसका पहला पार्ट लेते हैं, अमेरिकन राजनीतिक दल व्यवस्था की विशेषताएं। मतलब अमेरिका में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब देखिएगा मैंने यहाँ जो ये बातें समझाई हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और राजनीतिक दल व्यवस्था के द्वारा संविधान को व्यवहारिक बनाया गया है, इसके आधार पर इसकी विशेषताएं बन जाएंगी। नंबर 1, पहली विशेषता नोट कीजिएगा, राजनीतिक दलों का संविधानेतर विकास। संविधानेतर मतलब संविधान से बाहर, संविधानेतर विकास, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने दलों का निषेध किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है, परंतु ये बात भी सत्य है कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान से बाहर ही इनका परिस्थितियों के आधार पर विकास हुआ है। हाँ, ये बात सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समय समय पर राज्य की विधानसभाओं और इसी के साथ में कांग्रेस के द्वारा, मतलब केंद्रीय सरकार के द्वारा समय समय पर दलों के नियंत्रण, क्या कह रहा हूँ, दलों के नियंत्रण के संबंध में कानून अवश्य बनाए गए हैं। परंतु मूल बात आपको ये ध्यान रखनी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं, क्या संविधान में उनका कहीं उल्लेख किया गया है? तो आपका जवाब होगा नहीं, संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान से बाहर ही परिस्थितियों वश इनका विकास हुआ, इसलिए इसे कहते हैं दलों का संविधानेतर विकास। नोट कीजिएगा पहली विशेषता। ये एग्जाम पूछी जाती है विशेषकर, वो विद्यार्थी गलती करते हैं। भाई, राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या तो संसदों की गोद में होती है, मतलब जो है व्यवस्थापिका या तो कानून बनाती हैं या संविधान में उल्लेख कर दिया जाता है, या फिर जो है परिस्थितियों घटनाओं वश दलों का विकास होता है। और राजनीतिक दलों की उत्पत्ति ऐसे तो होती है। अब राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के संबंध में जो 3 सिद्धांत हैं, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, जिसके आधार पर पूरी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को आप आसानी से समझ सकते हैं। जी तो चाहता है कि एक दिन मैं 10-12 घंटे लगातार ही एक वीडियो बना दूं। क्यों? क्योंकि जब हम समझाना शुरू करते थे, एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात, सारी बातें स्वतः ही निकलती आ जाती हैं और ऐसा मन करता है कि मैं मेरे विद्यार्थियों को, जैसा सुकरात कहते थे कि अपने विद्यार्थियों को आप इस रूप में तैयार करो
कि ज़्यादातर ज्ञान उनको प्राप्त हो जाए, इच्छा यही है। मगर यहाँ हमारी व्यवस्था ये है कि वीडियो लंबी हो जाती है, इस कारण हमें थोड़ा सा विराम लगाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी विशेषता है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था क्या, कि एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक दल हैं, दो दल हैं या अनेकों दल हैं? द्विदलीय व्यवस्था है। दल तो और भी हैं, लेकिन प्रतियोगी राजनीतिक दल केवल 2 ही हैं। तो इसलिए यहाँ की जो राजनीतिक दल व्यवस्था है उसकी दूसरी विशेषता होगी द्विदल पद्धति या द्विदलीय व्यवस्था। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में प्रतियोगी दल केवल 2 ही हैं। राजनीति के मैदान में प्रतियोगिता केवल 2 ही दलों के बीच में होती है, जिनमें से एक दल बहुमत में आ जाता है, सत्ता में आ जाता है, दूसरा दल विपक्ष में बैठता है। और ये 2 दल हैं जिनके नाम हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। नोट कीजिएगा, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। हालांकि इन दोनों दलों में सिद्धांत के आधार पर कोई मतभेद नहीं है, जिसकी चर्चा आगे आ जाएगी। तीसरी जो विशेषता है वो है दलों का आधार वैचारिक व सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। अब आगे नहीं बात, दल तो 2 हैं वहाँ, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन। लेकिन तीसरी विशेषता ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ये 2 दल हैं, इन दोनों दलों में वैचारिक व सैद्धांतिक आधार पर कोई मतभेद नहीं है। क्या कह रहा हूँ? वैचारिक व सैद्धांतिक आधार पर कोई मतभेद नहीं है। इसी ही बात को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान है ऐसी फाइनर, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में केवल एक दल है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक दल। मतलब फाइनर ये कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका में तो जो 2 दल हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, तो इनमें विचारधाराओं के संदर्भ में कोई मतभेद नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए फाइनर कह रहे हैं कि अमेरिका में केवल एक दल है जिसको नाम इन्होंने दे दिया है रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक दल। मतलब ऐसा नाम इन्होंने क्यों दिया है? दोनों दलों का एक नाम दे दिया, इसलिए दिया है कि इनमें विचारधारा के आधार पर कोई मतभेद नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दलों में सैद्धांतिक वैचारिक मतभेद है, या दोनों दलों के जो सिद्धांत वो अलग अलग हैं या एक हैं? नहीं, इनके सिद्धांतों में, विचारधारा में कोई मतभेद नहीं है। एक विद्वान और हैं सिडनी डी वैली। नोट कीजिएगा, सिडनी डी वैली क्या कह रहे हैं कि एक ही फली से निकले मटर के समान दाने हैं। मतलब सिडनी डी वैली कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ये 2 दल हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, वो वास्तव में एक ही फली से निकले मटर के समान दाने हैं। जैसे नहीं मटर की फली होती है, तो मटर की फली में एक ही फली में दाने होते हैं ना, एक ही फली के दाने हैं, वो एक ही फली में जो दाने होते हैं 5-10 जो भी दाने होते हैं। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो ये 2 दल हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ये मटर की फली में जो दाने होते हैं, एक ही फली में जो दाने होते हैं, उन मटर की फली के दानों के समान हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये विशेषकर यूपीएससी एग्जाम में पूछ ली जाती है। चौथी विशेषता है दलों का आधार वर्गीय है। दलों का आधार वर्गीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं। क्या? विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं। जाति के आधार पर ना हो करके हम कहेंगे धन के आधार पर हैं, नस्ल के आधार पर हैं, नस्ल के आधार पर हैं। तो वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में दलों का आधार वर्गीय है, राष्ट्रीय आधार नहीं है। क्या है? दलों का आधार वर्गीय है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि आधार वर्गीय है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि एक दल में किसी एक वर्ग की प्रधानता है। नहीं, दोनों ही दलों में सभी वर्गों के सदस्य मौजूद होते हैं, इसलिए इनमें ऐसा कोई वैचारिक मतभेद नहीं होता है, ऐसा कोई वर्गीय मतभेद नहीं होता है जैसा कि अन्य देशों में होता है। 5वां है दलों पर दबाव समूह का प्रभाव। दलों पर दबाव समूह का प्रभाव। अब ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये तो पूरी दुनिया में ही है। जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी, और ये क्या होगा? प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, प्रेशर ग्रुप। तो दबाव समूह वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, तो राजनीतिक दलों को दबाव समूह की बातें माननी पड़ती हैं। तो इसी प्रकार से
अमेरिका में भी राजनीतिक दलों पर दबाव समूह का प्रभाव होता है। दबाव समूह जो मतलब निहित स्वार्थों वाले समूह होते हैं, वो वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, और जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिल जाता है, सत्तारूढ़ हो जाते हैं, तो राजनीतिक दलों के द्वारा वास्तविक रूप में दबाव समूह की निहित स्वार्थों की, जैसे अमेरिका में पेट्रोल व्यापारियों का संघ है, रेल संघ है, इनकी बातों को मानना पड़ता है। अब ये बात तो आप देखें तो हमारे भारत में भी मिलेगी, ब्रिटेन में भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप पूरी दुनिया में जहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ होती हैं, वहाँ दबाव समूह होते हैं, और दबाव समूह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को तीनों को ही किसी न किसी रूप प्रभावित करते हैं। नोट कीजिएगा, बहुत गहरी बात है। अब दबाव समूह के ऊपर मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। राजनीतिक दलों के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसको आप समझना चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दिया। यहाँ तो हम केवल अमेरिका की बात कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ये बात। छठी विशेषता है राजनीतिक दलों में लूट प्रणाली। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एग्जाम पूछ ली जाती है। निम्न में से किस देश के अंतर्गत राजनीतिक दलों में लूट प्रणाली मौजूद है? तो वो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राजनीतिक दलों में लूट प्रणाली का मतलब ये होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति जो होता है, क्या राष्ट्रपति जो होता है, अब जिस दल का राष्ट्रपति होता है उस दल से अलग यदि कोई अधिकारी मौजूद हैं तो उन अधिकारियों को हटा दिया जाता है और अपनी ही पार्टी के सदस्यों को अधिकारी बना दिया जाता है, जिससे कि निहित स्वार्थों की पूर्ति की जा सके। मतलब वास्तव में जैसे ही 4 वर्ष बाद में यदि दूसरी पार्टी आ जाती है कार्यपालिका में, मीन्स राष्ट्रपति दूसरी पार्टी का बन जाता है, तो पहली जो पार्टी के सदस्य हैं उनको नई पार्टी का जो राष्ट्रपति बनता है वो उनको हटा देता है और अपनी पार्टी के सदस्यों को वहाँ पर नियुक्त कर देता है। इसी को कहते हैं लूट प्रणाली। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों में लूट प्रणाली है। मतलब जैसी पार्टी परिवर्तित होती है उसी हिसाब से अधिकारी भी परिवर्तित कर दिए जाते हैं। 7वां है दलों के संगठन में राज्यों का महत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका में दलों का जो संगठन है उसमें वास्तव में राज्यों का महत्व ज़्यादा होता है। क्या कह रहा हूँ मैं? राज्यों का महत्व ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वास्तविक रूप में क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं को वहाँ ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, इसलिए राज्यों का संगठन जो किया गया है वह भी वास्तविक रूप में जो है राष्ट्रीय स्तर का नहीं है बल्कि राज्य स्तर का है। और अमेरिका में राजनीतिक दलों का जो संगठन है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा मैंने? राजनीतिक दलों का जो संगठन है और राजनीतिक दलों का जो विकास हुआ है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास और संगठन के ऊपर अलग से मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ डिटेल्स ले लेंगे ये बात। और अंतिम 8वीं विशेषता है कठोर दलीय अनुशासन का अभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसमें कठोर दलीय अनुशासन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में राज्यों का महत्व ज़्यादा है, केंद्र का महत्व कम है। मतलब संगठन में राज्यों का महत्व ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि वहाँ वास्तव में क्षेत्रीय स्तर को विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा यदि अन्य देशों के साथ संधि की जाती है तो संधि के लिए जरूरी होता है कि सीनेट का समर्थन कराया जाए, लेकिन सीनेट के अंतर्गत जो सीनेट के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के विरुद्ध उसी दल के होते हुए भी राष्ट्रपति के विरुद्ध मतदान करते हुए पाए गए हैं और अपने क्षेत्रीय हितों को वो ध्यान में रखते हैं। अर्थात यहाँ वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर भी वोट बैंक को ध्यान में रखते हैं, इसलिए अमेरिका में कठोर दलीय अनुशासन का अभाव है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि जब सीनेट में मतदान हो तो मतदान की स्थिति में वो अपने ही दल का जो राष्ट्रपति होता है उसको मत दें, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। वह अपने स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए, वोट बैंकों को ध्यान में रखते हुए मतदान करते हैं। इसी को कहते हैं कठोर दलीय अनुशासन का संयुक्त राज्य अमेरिका में अभाव है। ठीक है, तो ये हो गई विशेषताएं अमेरिका के राजनीतिक दल व्यवस्था की। दूसरा पार्ट लेते हैं दलों के कार्य महत्व या भूमिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं। वैसे राजनीतिक दलों के कार्य या भूमिका पूरी दुनिया के संदर्भ में मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। यहाँ पर तो केवल आप अमेरिका के संदर्भ में समझेंगे। ठीक है, मतलब संपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को समझना चाहें तो आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा, इससे संबंधित मैंने 8-10 वीडियो अपलोड कर दी हैं। चलिए
पहला इसका कार्य भूमिका है संयुक्त राज्य अमेरिका में दलों का संविधान के कुशल संचालन में सहयोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं वो वास्तव में संविधान के कुशल संचालन में सहयोग करते हैं। क्यों? अगर मान लो अमेरिका में दल व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। अब मान लो कांग्रेस ने वहाँ कोई कानून बना दिया और कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति हठधर्मिता पर उतर जाए और उसको लागू नहीं करे तो क्या करेंगे फिर? इसलिए भाई वहाँ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के कारण संविधान को व्यवहारिक रूप में क्रियाशील बनाया है। किसने? राजनीतिक दलों ने। अगर राजनीतिक दल नहीं होते वहाँ तो वास्तव में संविधान व्यवहारिक रूप में क्रियाशील नहीं होता और शासन व्यवस्था के संचालन में कितनी ही जटिलताएं, समस्याएं, परेशानियां आती। चलिए अब इसके लिए मैंने यहाँ जो पहला बिंदु बनाया संविधान के कुशल संचालन में सहयोग दिया है, तो कैसे दिया है इसलिए मैंने आपके लिए 4 बिंदु बनाए। नंबर 1 ए, कार्यपालिका व्यवस्थापिका की कार्य क्षमता बढ़ी है, अर्थात पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होने के कारण मतलब राजनीतिक दल होने के कारण अमेरिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की कार्य क्षमता बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और किसके कारण करेंगे? राजनीतिक दलों के कारण करेंगे। मान लीजिएगा राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी का है, कांग्रेस में भी डेमोक्रेटिक है, तो कहीं दिक्कत आएगी? कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और यदि अलग अलग दल हैं तो भी ये शासन व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप में हो, इसके लिए एक दूसरे का सहयोग निश्चित रूप में करते हैं। बी है राष्ट्रपति के चुनाव की जटिलता को कम किया गया है, अर्थात वास्तव में राजनीतिक दलों के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव है, वैसे संविधान में अप्रत्यक्ष चुनावों की व्यवस्था की गई है, लेकिन राजनीतिक दलों के कारण वास्तव में राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रकार से प्रत्यक्ष बन गया है। जनता सीधा ही राष्ट्रपति के उम्मीदवार को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक मंडल के सदस्यों को मत देती है। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की जटिलता को भी कम किया है। किसने? दल व्यवस्था ने। अगर दल व्यवस्था नहीं होती तो राष्ट्रपति का चुनाव भी कठोर होता, सरल नहीं होता, निश्चित है ये बात। तीसरा सी, केंद्र व राज्यों में सहयोग। पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र और राज्यों में भी पारस्परिक सहयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, तो केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार, 50 राज्य हैं, वहाँ 50 प्रांत भी हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की वजह से राजनीतिक दलों के कारण केंद्र और राज्यों में भी सहयोग की भावना पनपी है। मान लो केंद्र में डेमोक्रेटिक आ गया, राज्यों में भी डेमोक्रेटिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केंद्र में रिपब्लिक और राज्यों में डेमोक्रेटिक है तो ऐसी स्थिति में भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगले 4 वर्ष बाद में जब वास्तव में दोनों जगह अलग अलग पार्टियां होंगी तो ये सोचते हैं कि इस समय हम सहयोग की नीति अपनाएंगे तो आगे ये भी हमारे साथ सहयोग की नीति अपनाएंगे। इसलिए राजनीतिक दल व्यवस्था के कारण केंद्र व राज्यों में सहयोग पनपा है। और चौथा है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में मदद दी है। वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी बहुत ज़्यादा सहायता की है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दलों के सदस्यों को ही जनता के सामने जाना पड़ता है, इसलिए विशेषकर इनका भरसक प्रयास होता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। पहले बिंदु में 4 बातें हो गई। दूसरा जो इसका कार्य भूमिका है वो है राष्ट्रीय एकता में सहायक। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में राजनीतिक दलों के द्वारा ही विभिन्न वर्गों को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय समस्याओं को समझाते हुए जनता को एक किया जाता है या जनता को एक करने का प्रयास किया जाता है। कौन करता है ये काम? केवल राजनीतिक दल करते हैं ये काम। इसलिए राष्ट्रीय एकता में भी संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दलों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। और तीसरा है राजनीतिक शिक्षा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दलों ने वास्तविक रूप में जनता को राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराया है। इसी के साथ में जनता को यह भी बतलाया है कि इन राष्ट्रीय समस्याओं को
इस आधार पर दूर किया जा सकता है या इन समस्याओं का ये समाधान है। जब जनता को इन सब समस्याओं के बारे में अवगत कराया जाता है तो इससे वास्तविक रूप में जनता को राजनीतिक ज्ञान या शिक्षा प्राप्त होती है, जनता में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। तो यह कार्य बखूबी रूप में राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये 3 बिंदु ही पर्याप्त हैं, बाकी और बहुत बिंदु चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, क्या राजनीतिक दलों की भूमिका, उसमें सब बातें समझा दी हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मान लो और आगे बिंदु बनाए, चौथा बिंदु आप बना सकते हैं, नोट कीजिएगा। चौथा बिंदु बनाइए। यहाँ क्या बनाएंगे कि वास्तव में जनता और सरकार के बीच में राजनीतिक दल मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। बिंदु बना सकते हैं आप, मध्यस्थ की भूमिका। कैसे? जनता की जो समस्याएं होती हैं, जनता की जो मांगें होती हैं, उन मांगों के बारे में राजनीतिक दल सरकार को अवगत कराते हैं और सरकार की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को राजनीतिक दल जनता को बताते हैं। तो मतलब यहाँ नोट कर सकते हैं आप, जनता, एक तरफ जनता होगी, जनता, और बीच में हो गए दल, और इसके बाद में इधर हो गया क्या? सरकार, सरकार, सरकार। नोट कीजिएगा। तो वास्तविक रूप में यहाँ जो ये राजनीतिक दल हैं वो जनता और सरकार के बीच की भूमिका निभा रहे, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे। कैसे? जनता की जो मांगे हैं दल बताएंगे सरकार को, और सरकार की जो समस्याएं हैं दल बताएंगे जनता को कि भी इस कारण से आपकी ये मांगे पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब दल एक प्रकार से मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। तो इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो अपलोड कर दिया है, राजनीतिक दलों की भूमिकाएं, जिसमें पूरी दुनिया के अंतर्गत जो राजनीतिक दल हैं उनकी क्या क्या भूमिकाएं होंगी, क्या कार्य होंगे, मैंने कितनी ही बातें वहाँ समझा दी हैं। तो यहाँ आप ये बिंदु बना सकते हैं, चौथा बिंदु बना सकते हैं। इसके बाद में इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या बनाया मैंने? राजनीतिक दल व्यवस्था की आलोचना। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है भाई, उसमें क्या कमियां हैं? ये तो डेफिनेट है। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिद्धांत हो, सर्वगुण संपन्न तो हो ही नहीं सकता है भाई, उसमें कमियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जो राजनीतिक दल व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, जो राजनीतिक दल व्यवस्था है, उसमें कुछ कमियां हैं। वो कमियां कौन कौन सी हैं आपसे एग्जाम पूछ ली जाती हैं। देखिएगा, लास्ट में मैं यहाँ डायग्राम के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट कर दूंगा। देखिएगा, पहली कमी है निर्माण का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, उनके निर्माण का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, बल्कि यहाँ मैंने फर्स्ट में लिख दिया है, अमेरिकन राजनीतिक दल विभिन्न स्वार्थ व रुचि वाले समूहों का एक संयोग मात्र है। वास्तव में अमेरिका में राजनीतिक दलों का निर्माण कोई सैद्धांतिक या वैचारिक आधार पर नहीं किया गया है। इस आधार पर भी जो है इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा है लूट प्रणाली का प्रयोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं उनके द्वारा लूट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। लूट प्रणाली का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करता है। लेकिन भाई जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति आ जाता है, मान लीजिएगा डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति बन जाता है, डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति बन जाता है, डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति बन जाता है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति क्या करता है, रिपब्लिकन पार्टी के जो अधिकारी होते हैं, जो सदस्य होते हैं, इनको एक पद से हटा देता है ये, और अपनी ही पार्टी के सदस्यों को नियुक्त कर देता है अपने निहित स्वार्थों के कारण, जिससे कि उसके स्वार्थ में कोई अड़ंगा ना लगाए। दूसरी पार्टी के होंगे तो विरोध करेंगे, इसलिए अपनी ही पार्टी के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो अपनी ही पार्टी के सदस्यों को नियुक्त करना यही क्या है, लूट प्रणाली है। तो इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तव में लूट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, लूट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। हालांकि वर्तमान से प्रारंभ में तो ये लगभग 100% लूट प्रणाली थी, लेकिन वर्तमान समय में केवल 20% लूट प्रणाली है, बाकी 80% इतना नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, तथ्यों के आधार पर ये बात मैं बता रहा हूँ। तीसरी कमी है दल दबाव समूह के प्रभाव में कार्य करते हैं। देखो वैसे तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां हैं, जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड, सभी जगह भाई
राजनीतिक दलों को दबाव समूह प्रभावित करते हैं, ये तो निश्चित मानिएगा आप। और न केवल राजनीतिक दलों को, मैं तो ये कहूँगा कि दबाव समूह तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों को ही प्रभावित करते हैं। तीनों अंगों को प्रभावित करते हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी बचेंगी कहाँ, ये भी प्रभावित होंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जो राजनीतिक दल हैं वो दबाव समूह के प्रभाव में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो दबाव समूह होते हैं वो किसी न किसी रूप में राजनीतिक दलों की आर्थिक सहायता करते हैं, और जब इनकी आर्थिक सहायता की जाती है तो राजनीतिक दल इस बात को ध्यान में रखते हैं, जब वो वास्तव में व्यवस्थापिका में बैठे होते हैं तो उस समय जो विधेयक कांग्रेस के सामने प्रस्तुत करते हैं तो विशेषकर उनका प्रयास ये होता है क्या कि जो निहित स्वार्थों वाले लोगों ने उनका समर्थन किया है, सहयोग दिया है, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाएं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं वो दबाव समूह के प्रभाव में कार्य करते हैं। भारत में भी ये बात। चौथा है, दलों की रचना मूलतः वर्गीय है, राष्ट्रीय नहीं। ध्यान दीजिएगा, चौथी जो कमी है वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राजनीतिक दलों का संगठन है वह मुख्यतः वर्गीय है। मतलब ये यहाँ फर्स्ट में मैंने लिख भी दिया है, सिडनी डिवेली कह रहे कि अमेरिकन राजनीतिक दल विभिन्न स्वार्थ व रुचि वाले समूहों का संयोग है। इनका आधार कोई सिद्धांत या विचारधारा नहीं है, बल्कि क्या है, दलों की रचना मूलतः वर्गीय है, राष्ट्रीय नहीं है। मतलब निश्चित इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में क्या है, दलों की रचना मूलतः वर्गीय, वर्ग के आधार पर की गई है। तो ये एग्जाम में प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है। जैसे भारत के अंतर्गत दलों की रचना मूलतः वर्गीय है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, वर्गीय इतनी नहीं है। पांचवा है, दलीय अनुशासन शिथिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं उनका अनुशासन भी बहुत कमजोर है, शिथिल है। क्यों? मैंने आपको जैसे पीछे उदाहरण दे दिया, क्या है अनुशासन शिथिल कमजोर। जैसे मैंने कहा, मान लीजिएगा, देखिएगा इधर, डेमोक्रेटिक पार्टी का व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया। अच्छा, डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार राष्ट्रपति बन गया, इसके बाद में राष्ट्रपति विदेशियों से संध्या करता है तो सीनेट का समर्थन जरूरी होता है। मगर सीनेट के जो सदस्य होते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के होते हुए भी राष्ट्रपति को पक्ष में मत नहीं देते हैं, उसके विपक्ष में जाते हैं। मतलब वहाँ कोई कठोर अनुशासन नहीं है कि वहाँ किसी को भी अपनी पार्टी से अलग हटते हुए भी मतदान किया जा सकता है। वो वास्तविक रूप में वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए मतदान करते हैं, सीनेटर भी ऐसा करते हैं। तो वास्तव में अमेरिका में दलीय अनुशासन बिल्कुल शिथिल है, कमजोर है, कठोर अनुशासन नहीं है, कठोर अनुशासन नहीं है। ये 5 बिंदुओं के आधार पर आप संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राजनीतिक दल व्यवस्था है उसकी आलोचना समझा सकते हैं, और इसके बारे में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने ही प्रश्न बन रहे हैं पूरी वीडियो में, आप इन सबको गहराई से गंभीरता समझिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अंतिम मैंने यहाँ बनाया एक डायग्राम, ये दल हो गए राजनीतिक दल, ये संविधान को व्यवहारिक, इधर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। मतलब निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो यदि नहीं होता तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान व्यवहारिक नहीं बनता, व्यवहार के स्तर पर क्रियाशील नहीं होता, व्यवहार के स्तर पर क्रियाशील नहीं होता। वास्तव में अमेरिका में राजनीतिक दलों के द्वारा ही संविधान को व्यवहारिक बनाया गया है, और राजनीतिक दलों के द्वारा ही वहाँ पर जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, या वहाँ की जो शासन प्रणाली वह अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक होती हैं, और एक दूसरे से पृथक होने के कारण वास्तविक रूप में कार्यपालिका कहीं हठधर्मिता पर उतारू हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए उनके संचालन में दिक्कत आ सकती है। समझ रहे हैं या नहीं? और इसी के साथ में यह भी तो हो सकता है कि अगर राष्ट्रपति हठधर्मिता पर आ जाए तो कांग्रेस के द्वारा जो विधेयक तैयार किए जा रहे हैं, जो कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है वहाँ पर वो पॉकेट वीटो, जेबी निषेध अधिकार का प्रयोग कर ले। जेबी निषेध अधिकार क्या है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों ने ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सामंजस्य बिठाने का कार्य किया है। वास्तव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में यही मुख्य समस्या होती है कि सरकार के दोनों ही अंग पृथक पृथक होते हैं, मगर राजनीतिक दलों के कारण ये दोनों अंग एक दूसरे से पृथक नहीं रह गए हैं, बल्कि वास्तव में यहाँ मैंने लिखा राजनीतिक दल
कार्यपालिका व्यवस्थापिका, राजनीतिक दलों ने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जो है संबंध बनाने का प्रयास किया है, एक दूसरे का सहयोग करने के ऊपर बल दिया है। अब मान लो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक आता है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेटिक है, यहाँ रिपब्लिकन है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में दलों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि आगे जब हमें भी इस प्रकार का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये हो गया अमेरिका में राजनीतिक दल व्यवस्था की विशेषताएं, कार्य या भूमिका और आलोचना। आज की वीडियो में हमने 3 बातें ली हैं। अगली वीडियो में हम अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास और संगठन की बात करेंगे, अर्थात अमेरिका में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ है और इसका क्या संगठन है। संगठन के बारे में भी एग्जाम में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा जाता है। आशा करता हूँ ये सब बातें आपकी समझ में ठीक से आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।